सर वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाला था, तो वो उसमें जो डेल्टा थीटा है वो क्या फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच का? फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स, यस। ओके सर। और क्या होता है कि जब वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं, जैसे कि ये दो वेव्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम होती है, तो फिर क्या होता है, फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस आता है ना। तो इस वजह से क्या है, हर जगह पर सेम एम्पलीट्यूड हमें दोबारा मिलता है। अब देखिए, अभी तक अभी तक कम लोग आए हैं क्या आज? है ना। अब इसमें आप ये इस चीज को देखिए कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट, राइट। ऐसा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा बेटा? जो हम कह रहे हैं कि साहब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ रहा आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा थीटा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा थीटा की वैल्यू के साथ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरी करेगा? The resultant amplitude will be अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या कब आएगी बेटे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? क्या मैं बोल जब सकता फेज हूँ? डिफरेंस 90 होगा। नहीं। सर जब डिफरेंस पाई होगा। हाँ, क्योंकि कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। हाँ और वो सॉरी। कब आता है, जब डेल्टा थीटा कितना हो जाए, पाई। ए आर विल बी मिनिमम व्हेन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पाई, which implies cos delta theta becomes equal to कितना बेटे, माइनस। -1। तो
दैट मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये चीज अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आ जाए और Yes, a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर के रूट को हम मॉड ऑफ a1 माइनस a2 लिख सकते हैं? yes. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू विल बी मॉड ऑफ a1 माइनस a2, है ना? Such an interference is called as destructive interference. Such an interference is called as destructive interference. When two waves interfere in such a manner that the resultant wave has a minimum amplitude, तो फिर उस इंटरफेरेंस को क्या कहेंगे जी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? और अगर ऐसा हो जाए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा थीटा को क्या रखना पड़ेगा? 0। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, क्या हम बोल सकते हैं डेल्टा थीटा 0 होना चाहिए सो दैट कॉस डेल्टा थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 पे पहुंच जाए? से एक बार ऊपर वाला पेज दिखा सकते हैं? हम्म। यस सर। ओके जी। फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम डेल्टा थीटा 0 होना चाहिए सो दैट कॉस डेल्टा थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 पे पहुंच जाए। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यानी कि अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये वैल्यू a1 प्लस a2 आ जाएगी? बोलिए जी। हाँ सर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 प्लस ये इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या कहेंगे? Such an interference is called as constructive interference.
क्या ये चीज समझ आती है बेटा? अब देखो ऐसा इंटरफेरेंस पता है साउंड वेव्स में भी हो जाता है। देखिए कैसे, मान लो टू सोर्सेस S1 और S2 के, और ये कोई पॉइंट है P। S1 से वेव पहुंची P पे और S2 से वेव पहुंची P पे, तो क्या हो जाएगा बेटे? P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कैसे लिखेंगे? तो देखो S1 से जो P पॉइंट तक वेव पहुंची है वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंची, और x2 से जो P पॉइंट तक वेव पहुंची है वो कुछ x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंची, है ना? तो पाथ डिफरेंस एट P क्या हो जाएगा? क्या x2 माइनस x1 ऐसा लिख सकते थे? और पाथ डिफरेंस से क्या फेज डिफरेंस लिख सकते हैं? वेयर k is 2 pi by lambda। और एक बार आपके पास डेल्टा थीटा आ गया तो क्या इसकी मदद से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाए? डेल्टा थीटा की जगह आप लिख दो के डेल्टा, है ना? अब क्या यहाँ से बच्चों हम लोग ये पता लगा सकते हैं डेल्टा थीटा अगर मान लो पाई या 3 पाई या 5 पाई ऐसा हो गया तो क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा? बोलिए। यस सर। और अगर डेल्टा थीटा 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई इस तरह का हो गया कंस्ट्रक्टिव तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम ऐसा हो जाएगा। बोलिए जी। यस सर। अब देखो डेल्टा थीटा को पाई 3 पाई 5 पाई होने के लिए डेल्टा एक्स को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा थीटा डेल्टा एक्स पे ही तो डिपेंड करता है। तो लैम्डा के टर्म्स में आ लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। डेल्टा थीटा को 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, तो ये हो जाना चाहिए पाई 3 पाई 5 पाई के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। नहीं,
और 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स अगर हम कर दें तो ये कितना होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा जी 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, है ना। इन जनरल हम लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। where n can be equal to 1, 2, 3, 4, any whole number, और डेल्टा एक्स अगर n लैम्डा हुआ where n can be equal to 0, 1, 2, 3, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी बच्चों फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या ये बात समझ में आती है जी? सर पिछला स्लाइड दिखाना सर। क्या बोल रहे हैं? सर पिछला स्लाइड। हाँ यस सर। ओके। है ना बच्चों। तो अगर दो अलग अलग सोर्सेस से आने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए क्या हो गया उनके पाथ के बीच में जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो इसका मतलब इंटरफेरेंस जो होगा वो कैसा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मॉड ऑफ a1 माइनस a2 लिखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को a1 प्लस a2 लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आती है जी? Yes, sir. अब देखो पता है बेटा ऐसा अपन कैसे चेक कर सकते हैं या कैसे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के सिस्टम्स जहां पर कि आपको ये इंटरफेरेंस देखने को मिले।
तो क्या है, जैसे एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं क्विंक्स ट्यूब। क्विंक्स ट्यूब क्या होती है बच्चों? एक इस तरह का सेटअप होता है। अब यहाँ पर आप क्या लेते हो, एक सोर्स ऑफ साउंड लेते हो। एस इज अ साउंड सोर्स। और यहाँ पर क्या है बेटे, हियर यू हैव अ डिटेक्टर। अब क्या होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो दो अलग अलग रास्ते से चलते हुए डिटेक्टर के पास पहुंचती हैं। एक तो डायरेक्टली और एक इस तरह से। अगर हम मान लें कि ये वाली हाइट जो है ये h है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो दो वेव्स डिटेक्टर के पास पहुंच रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस 2h का। अब इसमें क्या होता है बेटे कि ये वाला जो h होना ना, इस क्विंक्स ट्यूब में h जो होता है, h इज एन एडजस्टेबल हाइट। h जो हाइट होती है वो कैसी होती है, एडजस्टेबल होती। एडजस्टेबल से हमारा मतलब क्या है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो क्या होगा जी, अगर मान लो हमने इसको क्या किया, पुरानी पोजीशन से इसको कुछ x हाइट और मूव किया, तो पहले पाथ डिफरेंस उनके बीच में 2h था, तो अब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटे, 2h plus 2x. 2h plus 2x. 2h प्लस 2x हो जाएगा। है ना?
तो हम क्या करते हैं बेटे कि ना इसको एडजस्ट करते हैं ऐसे ऐसे, और रुक जाते हैं कब, जबकि डिटेक्टर मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट करे। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई, मान लो वो h हाइट पे आ गई, फिर उसके बाद क्या है, इसको फर्दर x मूव करवाना पड़ता है। कितना मूव करवाना पड़ता है, x और मूव करवाना पड़ता है, सो दैट क्या हो जाए, इसको x और मूव करवाना पड़ता है सो दैट दोबारा मेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, सर मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कब ऐसा होगा? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, अच्छा ओके। है ना। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है बेटा, तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। इनके बीच में रिलेशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपकी बोर्ड की बुक में तो ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आईआईटी के लिए हमको तो जरूरत इसकी पड़ेगी। तो क्या होगा बेटे, हम क्या मान रहे हैं कि x इज the vertical section needs to be slid by amount x between two successive maximas, then vertical section needs to be slid by amount x between two successive maximas, then क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा अमाउंट से चेंज हो जाना चाहिए ना। यस मतलब देखो इस पोजीशन पे, पहली वाली पोजीशन पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रही है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस कुछ n लैम्डा है। अब अगली बार कब मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, जब पाथ डिफरेंस n+1 लैम्डा हो जाए। 3 लैम्डा है तो 4 लैम्डा हो जाए, 4 लैम्डा है तो 5 लैम्डा, 100 लैम्डा है तो 101 लैम्डा हो जाए। क्या बेटे? Yes, sir. I thought so. क्या ये बात समझ में आती है बेटे? I didn't catch that. Could you try again? एक मिनट यार, ये आई थिंक सीरी एक्टिवेट हो गया। तो देखिए क्या है, vertical section needs to be slid by amount x between two successive maximas, then क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2x की वैल्यू h के बराबर होनी चाहिए? बोलिए।
जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मान लो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर कुछ n लैम्डा थी और इधर मेरे को दोबारा मैक्सिमा सुनाई देता है, तो क्या पाथ डिफरेंस यहाँ पे n+1 लैम्डा रहा होगा बच्चों? यस सर। अब पाथ डिफरेंस कितने अमाउंट से बढ़ गया है एक्चुअली? 2x। 2x। तो क्या 2x को मैं लैम्डा लिख सकता हूँ? हाँ सर। इसका मतलब x कितना हो जाएगा? λ/2। λ/2। लैम्डा को क्या आप v/f लिख सकते हो? यस सर। वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू f लैम्डा, ये रिलेशन होता है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो लैम्डा को वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन f ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है बेटे, ये आप वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। Using this method we can calculate velocity of wave। क्यों बेटे? Yes, sir. Using this method we can calculate velocity of कर सकते हैं बेटे? यस सर। इसको बोलते हैं क्विंक्स ट्यूब apparatus। अच्छा, सबसे एंड में किसके एग्जाम खत्म हो रहे हैं फिजिक्स, मतलब सारे 11th का फाइनल एग्जाम? सर 21 मार्च। 21 मार्च। ओके। सर 28। सर थियरी हमारा तो 4 दिन बाद फाइनल है। हाँ बेटे। 21 फेब से फाइनल है। नहीं, फाइन एंड कब हो रहा है? 28 को। 28th को। 28 हाँ क्या फेब। 28 फेब को एंड हो जाएगा? हाँ ये कौन सा स्कूल है भाई? रैन। रैम। ओके। और 21 मार्च को किसका एंड हो रहा है? सर केवी का। ओके। सर 28 को चालू हो सर रहा है मतलब मेजर एग्जाम तो 16 को खत्म हो जा रहे हैं, बस वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है 21 को। अच्छा अच्छा। सर डीएवी के तो 14 को खत्म है, बट उसके बाद बाकी इकोनॉमिक्स बायो वो सब है, तो हमारे 14 को खत्म है, बट उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके ओके ओके। मतलब ऐसे 14-15 मार्च तक खत्म हो ही जाएंगे बेसिकली हाँ मेजर सर। मेजर तो। हाँ सर। ठीक। ठीक। क्या ये चीज समझ में आती है, क्विंक्स ट्यूब? क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। यस Yes, सर। यस सर। ओके।
देखो जो मैं तुम्हें बात बोल रहा था कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। तो अपन पावर की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव and the amplitude of wave. देखो जैसे ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पर हमने कोई साइनोसॉइडल वेव जनरेट करी, है ना। We have generated a sinusoidal wave on string, है ना। अब देखिए बच्चों, ये स्ट्रिंग के पार्टिकल अप डाउन मूवमेंट कर रहे हैं ना। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, एक पोजीशन का पार्टिकल कंसिडर करूं तो ऐसे मूव कर रहा है, क्यों? सारे Yes. पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। Yes, They sir. are performing Yes, SHM sir. of same amplitude and frequency. अब देखो एट एनी पोजीशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिचुएटेड कोई रस्सी का पार्ट कंसिडर करूं, रस्सी को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, रस्सी को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। जैसे यहां से थोड़ा सा मैंने कट लगाया है, कट लगाया मतलब एक्चुअल कैंची लेके कट नहीं लगा दिया, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए ऐसा अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं। देखो रस्सी का कुछ क्या होगा, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना रस्सी का, ऐसे थोड़ी तो मोटी रस्सी होगी, Yes, sir. क्यों बेटा? और यहां से भी ऐसी दिख रही होगी ये रस्सी। अब देखो फोर्स कैसे लग रहा होगा, ये जो राइट वाला सेगमेंट है, उस राइट वाले सेगमेंट को लेफ्ट वाला सेगमेंट अपनी तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, नहीं, टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, और लेफ्ट वाले सेगमेंट को राइट वाला सेगमेंट अपनी तरफ, मतलब ऐसे पुल कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अब देखो मानो कि ये वेव जो है वो राइट साइड में जा रही है, तो इसका मतलब ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, इस वाले पार्ट की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे किधर है, किधर है बेटे? इस वेलोसिटी नीचे की तरफ है क्या, ऐसा बोल सकता हूँ? अब देखो क्या हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है,
वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लेफ्ट वाले सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स और वेलोसिटी को अगर मैं एक डायग्राम में बनाऊं तो फोर्स ऐसे और वेलोसिटी नीचे, और राइट वाले सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा बेटे, फोर्स नीचे और वेलोसिटी भी नीचे। बोलिए ये किसके लिए आ गया है, लेफ्ट पार्ट के लिए, और ये किसके लिए आ गया है, राइट पार्ट। राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट को, अच्छा पावर डिलीवर का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, पावर डिलीवर का क्या F डॉट Cos V into root S. डॉट dv। या F इंटू V इंटू कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो राइट पार्ट में थीटा एक्यूट है और लेफ्ट पार्ट के लिए थीटा ऑब्ट्यूज। तो क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं राइट पार्ट को पावर पॉजिटिव डिलीवर हो रही है और लेफ्ट पार्ट को पावर नेगेटिव डिलीवर हो रही है? यस सर। Power delivered to right part is positive and power delivered to left part is negative। क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? Yes, sir. अच्छा ये जो पार्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना बेटे, ये दिस इज कंप्लीटली नॉट रेलिवेंट फॉर बोर्ड्स, बोर्ड्स के काम में नहीं आएगा आपके, है ना। ये प्योरली फोकस्ड ऑन जेई वाला चीज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए जीरो इंपॉर्टेंस, क्योंकि मेंशन ही नहीं है पूरी एनसीईआरटी में, आपकी क्या है ये चीज मेंशन ही नहीं। सर पर ये नहीं समझा कि वेलोसिटी नीचे क्यों है। वेलोसिटी नीचे क्यों है, मैं समझाता हूँ बेटे। देखो हमने वेव को आगे प्रोपगेट होता हुआ माना है ना, माना है कि नहीं माना? यस सर। तो dt टाइम के बाद अगर मैं इस वेव को बनाऊंगा तो क्या ये वेव कुछ ऐसी हो जाएगी क्या? बोलिए, dt टाइम के बाद वेव ऐसी हो जाएगी? यस सर। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है, क्या इसकी पोजीशन नीचे आ गई पहले के कंपैरिजन यस सर। में? है आ गया कि नहीं आ गया? पहले इधर था, अभी इधर आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रही होगी तभी तो नीचे आया है यस सर। है ना? अच्छा अगर मान लो, पता है ये मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि वेव लेफ्ट में जा रही थी। अगर वेव राइट में जा रही होती तो क्या होता, ये पूरा पैटर्न ऐसे शिफ्ट होता, नहीं सॉरी, लेफ्ट में जा रही होती तो कैसे होता? क्या पैटर्न इस तरह से शिफ्ट होता? Yes, sir. वेलोसिटी ऊपर जाती। Velocity ऊपर हो जाएगी। उस केस में ये वाले पार्ट की वेलोसिटी ऊपर हो जाती कि नहीं हो जाती? यस सर, Yes, ऊपर हो sir. जाती। है ना, ये तरीका होता है। तो
अभी अपन एक की बात करते हैं, राइट साइड में वेव जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं पावर डिलीवर्ड टू द राइट पार्ट इज पॉजिटिव एंड पावर डिलीवर्ड टू द लेफ्ट पार्ट इज नेगेटिव, एंड दिस विल बी ट्रू एट एनी पोजीशन एट एनी टाइम। किसी भी पोजीशन पर आप ये डायग्राम बना के देख लो बेटे, दिस विल ऑलवेज 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 बी ट्रू। इसका मतलब एट एनी क्रॉस सेक्शन एट एनी टाइम क्या मैं बोल सकता हूं एनर्जी लगातार वेव की डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। यस सर। लेफ्ट पार्ट को नेगेटिव पावर मिल रही है, इसका मतलब लेफ्ट पार्ट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, राइट पार्ट को पॉजिटिव पावर मिल रही है, मतलब राइट पार्ट को एनर्जी मिल रही है। क्या बोल सकता हूं हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज सप्लाइंग एनर्जी टू द राइट पार्ट बिकॉज वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट। तो हम बोल सकते हैं एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजिशन direction of transfer of energy is in the direction of traveling of wave। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब हमें लिखना है कि वो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब पावर की वैल्यू क्या है। तो देखो बेसिकली ये जो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्या ये फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, क्या इसको टेंशन का वाई कंपोनेंट बोल सकता हूँ इनटू वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये वेव की वेलोसिटी नहीं है, ये किसकी वेलोसिटी है, रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी। अब टेंशन के वाई कंपोनेंट को क्या हम टेंशन इंटू टेन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को क्या डेल वाई बाई डेल टी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को क्या डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसफर को इस तरह से आप लिख पाओगे, इक्वेशन ऑफ वेव लिख दो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। अच्छा ये डेल वाई बाई डेल टी करोगे ना तो आप नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप क्या है एक माइनस साइन और लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा डेल वाई बाई डेल टी करते हैं तो क्या वो वैल्यू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई आ जाएगी, और अगर डेल वाई बाई डेल एक्स करते हैं तो वो वैल्यू माइनस ए के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई के बराबर है। और डेल वाई बाई डेल टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब इसकी वैल्यू ही सीधे सीधे पावर के एक्सप्रेशन में पुट कर दो आप, तो पावर की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स दैट इज माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव
और डेल वाई बाय डेल टी कर देंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा, टी ए स्क्वायर ओमेगा के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसफर की ये वैल्यू। और देखो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो रूट टी बाई म्यू होता है। इसका मतलब टेंशन को मैं म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर ऐसा लिख देता हूँ। तो टेंशन को लिख दिया म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड स्क्वायर को एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिखा रहने दें। ओमेगा ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं और के बराबर होता है ओमेगा बाई वी के, तो वो 2 पाई एफ बाई वी हो जाए इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई के बराबर आ जाएगा। तो क्या होगा जी, वेलोसिटी ऑफ वेव से वेलोसिटी ऑफ वेव कैंसिल हो गया, तो पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव का एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। ये इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ वेव, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना। इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, देखो कॉस स्क्वायर जो फंक्शन होता है इसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है। ये अभी आप याद रख लो, ये मैथ्स में बाद में प्रूव कर सकते हो आप। तो एवरेज पावर ट्रांसफर की जो रेट आती है वो आती है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू। देखो कॉस स्क्वायर का जो फंक्शन होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, कोई बता सकता है? कॉस स्क्वायर की -1 to +1 -1 तो 0 to 1 0 to 1। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कहां से वेरी होती है, 0 से 1। एवरेज वैल्यू इसकी 1/2 आ जाती है। तो इसलिए एवरेज पावर ट्रांसफर बाय अ वेव को क्या लिखते हैं, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। और जैसा कि यहाँ से साफ दिख रहा है कि एवरेज पावर ट्रांसफर किसके प्रोपोर्शनल हो गई बच्चों, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है। अब देखो एक बच्चा पूछे सर वहां पर वो tan थीटा क्यों आया। देखो बेटे बात क्या है, आप ऐसे समझिए कि रस्सी में जो टेंशन लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। और मैंने शेप ऑफ द स्ट्रिंग पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द शेप ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब y वर्सेस x ग्राफ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब देखिए टेंशन के जब हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए था, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया जी, t sin थीटा, है ना। अब बात समझिए आपके, जैसे रस्सी को अपन ने टॉट कर रखा है और इस पे मान लो क्या है, हम वेव जनरेट करते हैं, तो क्या वो वेव बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड की जनरेट हो पाएगी क्या? कैन द एम्पलीट्यूड बी वेरी लार्ज इन अ टॉट स्ट्रिंग? नो सर। बहुत लार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि भाई ज्यादा इलोंगेशन करोगे तो टूट ही जाएगा। यंग्स मॉडुलस इतना ज्यादा होता है कि जैसे मान लो गिटार स्ट्रिंग को आपने प्लग किया, तो दैट गिटार स्ट्रिंग, आई मीन कैन द एम्पलीट्यूड बी वेरी लार्ज इन दैट गिटार स्ट्रिंग? नो उस सर। गिटार स्ट्रिंग में एम्पलीट्यूड तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्लोप बनेगा ये स्लोप भी कम ही बनेगा बच्चों।
और ये स्लोप कम ही बनेगा, तो इसका मतलब साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉल, और फिर उसको हम डेल वाई बाय डेल एक्स लिख देंगे। क्या ये बात समझ में? ओके सर। तो ये आपके पास एवरेज पावर ट्रांसफर का इस तरह का फॉर्मूला होता है। एवरेज पावर ट्रांसफर का ये फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर मेरे को एवरेज इंटेंसिटी लिखनी है, कितनी पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसफर हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें। तो जब एरिया से डिवाइड करोगे, देखो म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, केजी पर मीटर, और इसको जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मीडियम से डिवाइड करोगे तो ये केजी पर मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी हो जाएगा ना, डेंसिटी हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ऐसा क्या ये बात समझ में आती है? ये नोट कर लिया जी बच्चों सबने? यस सर। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है ना। अब देखिए बच्चों क्या है, हमें जो यहाँ पे अगली चीज के बारे में बात करना है वो है रिलेशन बिटवीन क्या, reflected and transmitted amplitude of a wave, reflected and transmitted amplitude of a, ये क्या होता है सर? देखो बच्चों क्या होता है, जब भी वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है whenever a wave travels from one medium to another, a part of energy
carried by the wave gets transmitted to the other medium and some part of it returns back to the same medium. है ना? मतलब कुछ ऐसा, ये एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये कोई दूसरी स्ट्रिंग है, मान लो आपने क्या किया, कोई पल्स जनरेट करी, अब ये पल्स क्या होगा, जब यहाँ पे पहुंचेगी अचानक से मीडियम चेंज होगा, तो इसका कुछ पार्ट तो आगे कैरी हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली जा रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट रिटर्न बैक हो जाएगा, और जो पार्ट रिटर्न बैक होगा उसमें फेस चेंज आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगा ही आएगा, but it can also be accompanied by a change of phase. तो जो पार्ट वापस आ गया उसको तो क्या कहेंगे, और जो आगे चला गया उसको क्या कहेंगे, क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब देखो, some different types of string, मतलब क्या है, और एक स्ट्रिंग थोड़ी सी पतली है, एक मोटी है, या एक की मास डेंसिटी कम है दूसरे की ज्यादा है ना? मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग में वेव जो है वो v1 स्पीड से चलती है, दूसरी स्ट्रिंग में वेव v2 स्पीड से चलती है। v1 and v2 आर वेलोसिटी ऑफ वेव इन टू स्ट्रिंग्स। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों वो होगा v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इनटू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू इंसिडेंट वेव का।
क्या ये बात समझ में आती है? ये कैसे आया? हम दो कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशन लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एट द जंक्शन, और दूसरी कंडीशन लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन से मेरा मतलब क्या है कि ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है, एनर्जी कंजर्वेशन तो आप समझ ही गए होंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इंसिडेंट पावर इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर प्लस रिफ्लेक्टेड पावर, है ना। बाउंड्री कंडीशन से हमारा मतलब क्या है कि जी ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है, जैसे ही ये इंसिडेंट वेव यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या होगा, राइट साइड में वेव ट्रांसमिट होने लग जाएगी और लेफ्ट साइड में वेव रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी। लेकिन देखो, वेव रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई है, लेकिन क्या है, इंसिडेंट वेव भी अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर मैं लेफ्ट मीडियम का हिस्सा मानूं तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपरपोजिशन से इसका डिस्प्लेसमेंट डिसाइड होगा। और अगर इसको राइट मीडियम का हिस्सा मानूं तो ट्रांसमिटेड वेव से इसका डिस्प्लेसमेंट डिसाइड होगा। लेकिन है तो ये एक ही पार्टिकल, तो दोनों से डिस्प्लेसमेंट सेम आना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री कंडीशन। ये दो कंडीशन लगाते हैं तो आपके पास ऐसा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। अब देखो, क्या मुझे एक बात बताओ, V2 और V1 की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका नेगेटिव आ जाए? Is it possible that resultant amplitude comes out to be negative? यस सर। यस सर, पॉसिबल है। अच्छा, एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? सर जीरो हो एम्पलीट्यूड सकता को तो अपन पॉजिटिव एम्पलीट्यूड तो मैग्नीट्यूड होता है ना, है। हाईएस्ट यस सर। डिस्प्लेसमेंट का। मैग्नीट्यूड ही होता है ना, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि पाई का फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है। ये जो पल्स का जो ओरिएंटेशन रिवर्स हो गया, इसको अपन समझेंगे कि क्या हो गया है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो गया है ना। समझ रहे हो बात को बेटा? तो सर क्या इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कभी ये रिवर्सल ना हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। देखो, इस एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाएगा, अगर 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 V2 V1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड एंड इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड विल बी बोथ पॉजिटिव। बोलिए। इसका मतलब यस। नो रिवर्सल ऑफ फेज इन रिफ्लेक्टेड वेव। सर वो ए रिफ्लेक्टेड और ए ट्रांसमिटेड होना चाहिए ना? नहीं, ए रिफ्लेक्टेड एंड ए इंसिडेंट ही होगी। इंसिडेंट वेव से ही तो कंपेयर कर रहे हैं ना, इन दोनों का साइन सेम हो जाएगा ना अगर V2 V1 से बड़ा हो। ट्रांसमिटेड का तो सेम होगा ही होगा, उसकी तो बात है, मुद्दा रिफ्लेक्टेड वाली का ही है। अच्छा, V2 V1 से बड़ा कब होगा? देखो, वेलोसिटी को √T/μ लिखते हैं ना,
इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या बोल सकता हूँ, μ2 μ1 से छोटा होना चाहिए। सर लेंथ ज्यादा हो सकती है ना उसकी। मतलब क्या होना चाहिए, हल्की रस्सी से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर उल्टा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि भारी रस्सी से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसा कि इस केस में हो रहा था, अगर भारी रस्सी से रिफ्लेक्शन हो रहा है जैसा इस केस में हो रहा था, इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो क्या तो हो V2 जाएगा, will be less than V1। v2 will be less than v1। दिस implies रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव will have a phase difference of pi at the junction। और हमें एक बात ये तो याद जरूर रखनी ही है कि transmitted wave and incident wave will always be in same phase at the junction। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। Yes, sir. बोलिए जी। इसको हम ऐसे बोलते हैं थ्योरेटिकली कि जी अगर डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो तो पाई का फेज डिफरेंस रिफ्लेक्शन में आ जाता है, लेकिन अगर रेयरर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, है ना। रिजिड बाउंड्री से, जैसे मान लो क्या है, एक बिल्कुल ठोस बाउंड्री बना दिया, सर एक बार लास्ट में सर हम्म, सर यहाँ पे जब वो वेव वो स्ट्रिंग से जो मटेरियल कनेक्टेड है उस पे तो ट्रांसमिट होगा। यस। लिखिए तो सर। फिर उसमें सर रिफ्लेक्टेड निगेटिव आएगा क्या, सॉरी पॉजिटिव आएगा ना। एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो बेटे। सर जब वो जो वेव होगा स्ट्रिंग के ऊपर का वो सर उसकी जो स्प्रिंग से कनेक्टेड वाला मीडियम होगा सॉलिड उसमें ट्रांसमिट होगा सर, उसमें तो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड पॉजिटिव आना चाहिए ना। उसको रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड थोड़ी बोलेंगे बेटे, उसको रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड थोड़ी बोलेंगे। सर बट वो कनेक्टेड वाले मीडियम में थोड़ा तो एनर्जी ट्रांसफर होगा ना वहाँ से वेव से।
तुम क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये डायग्राम समझ में नहीं आया था क्या तुमको, ये वाला? नहीं सर, डायग्राम समझ आया, बट जो साइड में कनेक्टेड है, जहाँ जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं वेव को, मतलब जो ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, सर उसमें भी तो सर वो एनर्जी शायद ट्रांसफर वो होगा ना एंड वेव से। पॉइंट जो मार्क किए हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा कौन सा? सर वेव का एंड पॉइंट, हाँ। ये इधर? यस सर। इसकी बात नहीं कर रहे हैं ना अपन, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं अपन, इस वाले जंक्शन। इसको भूल जाओ तुम अभी, ओके सर। ठीक है? इसको भूल जाओ। इस पे क्या होगा ये तो अभी तक अपन ने कोई चर्चा ही नहीं करी। करी है क्या हमने अभी तक? इस पे अभी तक हमने कोई डिस्कशन ही नहीं किया। इस पे अभी अपन डिस्कशन करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, ये बताओ। यस सर, ये समझ आ गया। फिर अगली चीज जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि, सर पिछला स्लाइड दिखाया ना, 1 मिनट। एक मिनट, यस सर। ऐसा ये पल्स जा रहा है, ठीक है? इस बार इंसिडेंट वेव कैसे मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है, डेंसर या रेयरर? डेंसर। डेंसर। तो क्या होगा जी कि जब रिफ्लेक्शन होगा ना, तो सेम फेज में ही रिफ्लेक्शन होगा, और ट्रांसमिशन में तो सेम फेज रहता ही। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। इसमें इस केस में क्या था, V2 was greater than V1, mu2 was less than, तो क्या हो रहा है, रेयरर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव सेम फेज में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए जी। यस सर। रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1। अब देखो, इसमें एक स्पेशल केस होता है क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री।
बेटे वही जिस केस की तुम बात कर रहे थे, यस सर। है ना? जिस केस की बात कर रहे थे। हेलो। यस सर। अब क्या होगा जी? क्या इस केस में मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो जो इस पॉइंट के राइट वाला मीडियम है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब μ2 टेंड्स टू इंफिनिटी, या v2 टेंड्स टू 0? अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड को क्या लिखोगे? क्या रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव ऑफ इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा? और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या लिखोगे? जीरो। तो v2 को 0 रखते ही क्या ये 0 हो जाएगा? मतलब इस केस में क्या होगा? ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा, पाई का फेज रिवर्सल होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए मैग्नीट्यूड का था तो ये भी ए मैग्नीट्यूड का ही रहे। बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ बेटे, अभी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? कौन पूछ रहा था? हाँ सर, हो गया क्लियर। हो गया जी। उसी तरह से अगर मान लो एक और एक्सट्रीम केस होता है, ये एक तरह का स्पेशल केस हुआ है ना? जनरल केस हमने पढ़ा है, ये क्या है? एक स्पेशल केस। उसी तरीके से एक और स्पेशल केस होता है क्या? सर एक सेकंड पीछे करिए। वो वाला नोट करना है क्या? जी सर। ठीक। यस सर। यस सर। ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ वेरी लाइट बाउंड्री। मतलब आपने क्या किया, एक रस्सी ली और इसको क्या किया, एक लाइट रिंग से बांध लिया। और इसमें हमने कोई पल्स जनरेट किया।
इस केस में क्या होगा बेटे, क्या हम मान सकते हैं कि V2 टेंड्स टू इंफिनिटी? बोलिए जी। तो रिफ्लेक्टेड Yes, वेव sir. का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? क्या ऐसा आ जाएगा? V2 को 0 रख दो आप। सर V1 को 0 रखेंगे ना? हाँ, V1 को 0 नहीं, V2 को इनफाइनाइट रख दो, है ना? तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस V1 बाई V2 अपॉन 1 प्लस V1 बाई V2 इंटू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और V2 V1 से बहुत बड़ा है तो क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर ही हो जाए। Yes. ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, वो क्या है, 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो क्या करें, V2 से डिवाइड कर दे तो 2 अपॉन V1 बाई V2 प्लस 1 इंटू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो V2 टेंड्स टू इंफिनिटी अगर मैं कर दूं तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो इसमें पता है क्या होता है, जब ये वेव इस रिंग तक पहुंचेगी ना, तो रिंग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता है कितना हो जाता है, 2a। और जब वेव वापस आती है तो ऑफ कोर्स क्या है, ये वैल्यू अगर a है तो ये भी कितना रहता है, a ही रहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. और ये काफी बार पूछा जाता है कि बताओ रिंग को कितना मैक्सिमम अमाउंट से डिस्प्लेस करेगी वेव। तो कितने मैक्सिमम अमाउंट से डिस्प्लेस कर पाएगी बच्चों? 2a 2a. 2a। अच्छा, अब इसमें देखो कुछ लोगों को ऐसे डाउट आ रहा होगा कि सर ये एनर्जी बढ़ गई क्या, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि रिफ्लेक्टेड वेव का भी a एम्पलीट्यूड है और ट्रांसमिटेड वेव का 2a एम्पलीट्यूड है, मतलब इसका मतलब तो एनर्जी बढ़ गई एक तरीके से, क्यों बच्चों, ऐसा लग रहा है ना हमको? हाँ सर। Yes, sir. ऐसा लग रहा है कि यार अरे एनर्जी तो बढ़ गई है। लेकिन ध्यान दो बेटे कि जो दूसरा वाला मीडियम है उसकी लीनियर मास डेंसिटी तो 0 ही है ना, तो उसमें मतलब पावर कोई ट्रांसमिट हो नहीं रही है, उसमें पावर ट्रांसमिट, भले ही वेव का एम्पलीट्यूड कितना भी कर दो आप, उसमें 3a कर दो, पावर ट्रांसमिशन तो 0 ही रहेगा। देखो पावर ट्रांसमिशन का क्या फॉर्मूला होता है,
पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, है ना। अच्छा, v बराबर होता है रूट टी बाई म्यू के। तो t को म्यू वी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। या ये जो v है ना, v को आप लिख दो अंडर रूट टी बाई म्यू लिख दो, इस v को हटा करके क्या लिख दो, रूट टी बाई म्यू। अब ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रूट म्यू टी, ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब टेंशन तो कुछ है क्योंकि तभी वेव प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन क्योंकि म्यू 0 है तो भले ही एम्पलीट्यूड कुछ भी हो जाए, क्या पावर ट्रांसमिटेड 0 ही लिखेंगे, क्यों बेटे। क्यों सर? अरे देखो ना, म्यू 0 है ना, हाँ सर, हाँ सर। तो ट्रांसमिटेड पावर 0 ही रहेगा। सिंस म्यू इज 0, पावर ट्रांसमिटेड इज व्हाट, जीरो। जीरो। एनर्जी कंजर्व्ड है, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी। ऐसा नहीं है कि साहब ये 2ai हो गया तो एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ गई ये सोचने लगे हैं अपन। एनर्जी ट्रांसमिट हो ही नहीं रही है, एम्पलीट्यूड ट्वाइस दिख रहा है आपको, लेकिन म्यू भी तो 0 है। समझ में आई बात। तो ये ऐसा होता है, मतलब रिजिड बाउंड्री से जब रिफ्लेक्शन होता है तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए बच्चों क्या है, अगर मान लो इंसिडेंट वेव है हमारे पास ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो क्या रिफ्लेक्टेड वेव को मेरे को ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखना पड़ेगा। यस सर। वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, ये वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री ऐसी। अब देखो बेटे ये क्या है, ये कंटिन्यूअस वेव की बात हो रही है, अभी पल्स की बात नहीं कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वेव की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये एक रिजिड बाउंड्री है, इस तरफ से आप क्या कर रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक पल्स लगातार भेजे जा रहे, ठीक है। और उधर से क्या हो रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही, यस सर, होगी। एक अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव जनरेट हो रही है, जो कि एक तो इधर ट्रैवल भी कर रही है, और आप देखो कि इस वाले पॉइंट को हम x इक्वल टू 0 बोल रहे हैं बेटे, तो x इक्वल टू 0 पे दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी है। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 डालेंगे अगर अपन, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन x इक्वल टू 0 पे लिखूंगा तो क्या आएगी, a साइन माइनस ओमेगा, यानी माइनस a साइन ओमेगा। और अगर रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखूंगा मैं x इक्वल टू 0 पे, तो वो क्या आएगी, a साइन प्लस ओमेगा। ऐसा आ गया कि नहीं आएगा। यस क्या इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, क्योंकि माइनस ए साइन ओमेगा टी को ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों वेव्स में पाई का फेज डिफरेंस है एट द बाउंड्री।
और वो होना भी चाहिए, रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक बात मुझे और बताओ, अब इस स्ट्रिंग में क्या दोनों वेव्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव क्या दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे? तो क्या हाँ सर। रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेव, वो इन दोनों के सुपर पोजिशन से दिया जाएगा, मतलब एडिशन से दिया जाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा a साइन kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी प्लस a साइन kx माइनस ओमेगा। मैंने उसको पहले लिख दिया, रिफ्लेक्टेड वाली को पहले लिख दिया, उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें बच्चों? साइन c प्लस साइन d का लगा दें, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, इस पूरे एंगल को c मान लो, इसको d मान लो, तो c प्लस डी बाई 2 करोगे तो 2kx बाई 2, तो क्या kx आ जाएगा हाँ सर। इनटू कॉस ऑफ c माइनस d करोगे, ओमेगा राइट, टी। तो ओमेगा टी आ जाएगा। यस सर। तो ये y x कॉमा t की क्या वैल्यू आ गई? 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी, है ना? अब देखो ये एक अलग तरह की इक्वेशन आ गई। दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वेव जो अभी तक हमने पढ़ी है। ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को देखो बेटे, इन दोनों इक्वेशंस में क्या है? x जो है, x वो आर्ग्यूमेंट में आ रहा है क्या? मतलब जो साइन के अंदर जो एंगल लिखा होता है उसमें x आ रहा है क्या? यस सर। मतलब ये मैंने तुम्हें दिखाया भी था कि जो हमारी ट्रैवलिंग वेव होती है उसमें क्या होता है, जब x बदलते हैं तो क्या बदलता है? क्या एम्पलीट्यूड बदल जाता है क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है कंपेयर दीज टू वेव्स। ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हमने ये पढ़ी थी ना। इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 6k, x इक्वल टू पाई बाई 4k, x इक्वल टू पाई बाई 3k, ये सारी वैल्यूज पुट करो तो क्या आएगा? y की क्या वैल्यू आ रही है? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ रहा है a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई, ये आ रहा है a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई, a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई। क्या ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मतलब सर इस आ रहा वेव है। में क्या होता है? ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड a, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, the only difference between their motion is of Phase. initial phase, right? यस सर। इनिशियल फेज का सिर्फ अंतर आ जाता है। लेकिन ये जो इक्वेशन अभी हमारे पास आई है, इसमें आप x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखोगे इस इक्वेशन। तो जैसे x को 0 पुट करते हैं, तो क्या y की वैल्यू परमानेंटली 0 आ गई क्या? यस सर। x को पाई बाई 6 के पुट करो तो y की क्या वैल्यू आ रही है? a साइन a cos ओमेगा टी, पाई बाई 4 के पुट करो, क्या आ रही है? √2a cos ओमेगा टी, पाई बाई 3 के पुट करो, क्या आ रहा है? √3a cos ओमेगा टी। नहीं, Yes, sir. चलते चलते पाई बाई 2 के तक पहुंच जाओ,
क्या वैल्यू आ जाएगी? इससे क्या पता चल रहा है आपको? क्या सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे हैं क्या? नो सर। नो सर। अलग अलग पोजीशन पे सिचुएटेड पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे हैं, और कोई पार्टिकल तो ऐसा है जो कि मूव ही नहीं कर रहा, परमानेंटली रेस्ट पे ही आ गया ना। हाँ बोलिए। सर। यस सर। इनफैक्ट सारे पार्टिकल का फेज सेम है। cos ओमेगा टी प्लस पाई को साइन के टर्म्स में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यस सबका सर। इनिशियल फेज प्लस पाई बाय 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक साथ? ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। ऐसी वेव को क्या बोलते हैं बेटे? All the particles perform SHM of same amplitude, different amplitudes, and there are certain particles which permanently remain at rest. देखो, सिर्फ x इक्वल टू 0 वाला ही नहीं होगा। अगर x की वैल्यू को मैं पाई बाई के पुट कर दूं, कितनी पुट कर दूं? पाई बाई के। तो क्या ये भी परमानेंटली 0 मिल जाएगा मेरे को? पाई बाई के का मतलब क्या है? क्या k को 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं? क्या ये वैल्यू लैम्डा बाई 2 आ जाएगी? बोलिए। Yes, sir. मतलब x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाला परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा, x इक्वल टू लैम्डा वाला परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? और पता है शेप ऑफ द स्ट्रिंग कैसे रहेगी? 0 से लैम्डा बाई 2 वाले सारे पार्टिकल अपनी अपनी रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ प्रेजेंट हैं या नहीं? और पार्टिकल्स का मोशन पता है कैसा होगा? कुछ पार्टिकल तो 2a एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेंगे, कुछ पार्टिकल थोड़े कम का, कुछ थोड़े कम का, कुछ कम का, कुछ और कम का, कुछ 0 का। समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। और रस्सी पता है कैसे ऑसिलेट करेगी? जैसे dt टाइम के बाद रस्सी की शेप बनाऊं तो वो ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे। इसको हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, नीचे वाले। समझ रहे हैं? फिर थोड़े और टाइम के बाद बनाएंगे तो रस्सी की शेप ऐसी हो जाएगी। फिर थोड़े और टाइम के बाद बनाओगे तो रस्सी की शेप ऐसी हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा बच्चों कि रस्सी की शेप कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। पूरी स्ट्रेट ऐसे। फिर उसके बाद लेफ्ट वाले पार्टिकल चले जाएंगे किधर? नीचे। और राइट वाले। ये अलग अलग कलर में क्या बता रहा हूं मैं? अलग अलग टाइम बता रहा। डिफरेंट कलर्स इंडिकेट डिफरेंट टाइम। ऐसे लूप में ऑसिलेट करेगी रस्सी, लूप में। ऐसे वे मतलब ये ट्रैवलिंग करते हुए ऑसिलेट नहीं करेगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं बच्चों?
This is a standing. What are main differences between a standing wave and a traveling wave? फेस कांस्टेंट, इनिशियल फेस कांस्टेंट रहता है स्टैंडिंग वेव में। एम्पलीट्यूड चेंजेस। Amplitude of SHM of all particles is same. और इसमें क्या होगा? Amplitude of SHMs of particles varies. depend on their what? Positions. Amplitude as function of x क्या लिख सकते हैं? 2a sin kx ऐसा लिख सकते हैं बेटे। और क्योंकि मॉड लगा देते हैं, क्योंकि साइन तो कभी पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, एम्पलीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्यों बेटे? No particle of the string remains permanently at rest. जबकि यहां पे क्या होगा? Some particles remain permanently at rest. बोलिए होगा कि नहीं होगा? These particles are called as nodes. इनको क्या कहेंगे बच्चों? Nodes. And separation between successive nodes कितना रहेगा? लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2। क्या चीज समझ में आती है बच्चों? यस सर। नोड्स के अक्रॉस कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगा। नो सर। एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा होता अक्रॉस नोड्स। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है? फेज ऑफ SHM of particles varies continuously with x, their position. क्यों? फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? क्या k डेल्टा x होता है? जबकि इसमें क्या होगा? All particles between successive nodes
oscillate in same phase. All particles between successive nodes oscillate in same phase. क्यों? हाँ, ये बात जरूर है कि एक नोड के अगल बगल वाले पार्टिकल्स को कंसिडर करूंगा तो उनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस रहेगा बच्चों? सीधे पाई का फेज डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल ले लिया मैंने, मान लो ए बी सी 3 पार्टिकल ले लिए, तो डेल्टा थीटा बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? इज 0। बट डेल्टा थीटा बिटवीन बी सी कितना होगा? पाई। या डेल्टा थीटा बिटवीन ए सी भी कितना होगा? पाई। पाई पे। क्योंकि क्या होगा, जब ए अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो सी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, जब दोनों मीन पोजीशन पे आ जाएंगे सबके सब, तो क्या होगा, ए और बी नीचे जा रहे होंगे, तो सी उस समय पे किधर जा रहा होगा? ऊपर। ऊपर जा रहा होगा। तो स्टैंडिंग वेव में सिर्फ 2 ही फेज डिफरेंस पॉसिबल है, या तो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 0, या फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों? पाई, है ना। जबकि ट्रैवलिंग वेव में तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली फेज चेंज होता है ना। डेल्टा एक्स के साथ साथ फेज चेंज होता था। बोलिए जी। अब देखो क्या होगा बच्चों, बेसिकली आपके पास मान लो जैसे कोई गिटार स्ट्रिंग है, वो रिजिडली फिक्स्ड है बिटवीन 2 एंड्स, या कोई भी स्ट्रिंग है व्हिच इज रिजिडली फिक्स्ड बिटवीन 2 एंड्स। आप इसमें जैसे ही ऑसिलेशंस क्रिएट करोगे ना, ऑटोमेटिकली इसमें स्टैंडिंग वेव ही बन जाएंगी अपने आप, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होगा ही, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। और रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव जब सुपरपोज होंगी तो क्या अपने पास अपने आप स्टैंडिंग वेव बन जाएगी क्या? बोलिए। यस सर। यस सर। लेकिन क्या होगा, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, है ना। वो स्टैंडिंग वेव बनने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, वो अपन जो है अगली क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, क्योंकि गिटार स्ट्रिंग दोनों साइड पे रिजिड बाउंड्री से है, वो एक तरह का बाउंडेड मीडियम है ना, तो वहां पर इस तरह की स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी। सर वहाँ पे दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन होंगी ना सर? दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन होगा। यस। सर एक बार होमवर्क बता दीजिए। हाँ, होमवर्क क्या करना है बच्चों? अ, अभी आप लोगों को 19th को टेस्ट भी आ रहा है ना, एक रेजोनेंस का, हाँ सर। वो Yes, देने sir. वाले हैं क्या? कितने लोग देने वाले हैं? सर देने वाले हैं। ओके। तो उस टेस्ट के हिसाब से अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप जो कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन वाली शीट है उसका एक्सरसाइज 1 कर कंप्लीट कर सकते हो जी, ओके सर। है ना। यस सर। ठीक है, एक बार उसको कर लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो डाउट्स है वो फिर मेरे को भेज देना। ठीक है बच्चों। यस सर। और सब लोग करना है ना, छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है या क्या। यस सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर।